सूर्यपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ खेत थे। इसी गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था, जिसमें 3 भाई देव, धर्मपाल और सूरज रहते थे। तीनों भाइयों के पिता का कई वर्ष पहले निधन हो चुका था। पिता के जाने के बाद घर की थोड़ी सी जमीन धीरे धीरे कर्ज चुकाने में चली गई थी। अब तीनों भाई दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। सुबह का समय था। देव काम के लिए अपना सामान तैयार कर रहा था। हम तीनों रोज इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में घर का खर्च पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अगर यही चलता रहा तो हमारी पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते निकल जाएगी। भैया, परेशानी बड़ी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम तीनों के पास मेहनत करने की ताकत और कुछ नया सोचने की समझ तो है। मुझे भी यही लगता है। अगर हम हमेशा दूसरों के भरोसे काम करते रहेंगे तो हमारी हालत शायद ही बदले। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसमें हमारी मेहनत का फायदा हमें मिले। अपना काम शुरू करने के लिए कुछ पूंजी तो चाहिए। हमारे पास इतनी बचत भी नहीं है कि कोई व्यापार शुरू कर सके। शुरुआत छोटी हो सकती है भैया। जरूरी नहीं कि बदलाव हमेशा बहुत बड़े पैसे से ही शुरू हो। कभी कभी एक सही अवसर भी इंसान की जिंदगी बदल देता है। तुम दोनों सही कह रहे हो। हमें आज से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आगे क्या किया जा सकता है। तीनों भाइयों ने उस दिन खेत में काम किया, लेकिन उनके मन में अपने भविष्य को लेकर कई सवाल चलते रहे। रात को काम से लौटने के बाद तीनों भाई अपने घर के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे और गांव धीरे धीरे शांत हो रहा था। तभी दूर से एक वृद्ध व्यक्ति उनकी ओर आता दिखाई दिया। बेटों, मैं काफी दूर से यात्रा करता हुआ आया हूँ। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो क्या आज की रात तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? महात्मा जी, हमारा घर छोटा है, लेकिन किसी जरूरतमंद को मना करना हमारे संस्कारों में नहीं है। आप हमारे साथ रह सकते हैं। आइए बाबा, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन जितना हमारे पास है उसमें हम आपका स्वागत करेंगे। सिद्ध सन्यासी उनके साथ घर के अंदर गया। तीनों भाइयों ने उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद सन्यासी कुछ देर तक तीनों को ध्यान से देखता रहा। तुम तीनों के जीवन में गरीबी जरूर है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। तुम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। बाबा, हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। हमारे माता पिता अब हमारे साथ नहीं हैं, इसीलिए हमें ही एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। तुम्हारे सामने 3 अलग अलग खजाने आने वाले हैं। 3 खजाने? बाबा, हम तो अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए परेशान रहते हैं। हमारे भाग्य में खजाना कहां से आएगा? हर खजाना सोने और चांदी का नहीं होता देव। पहला खजाना तुम्हें धन देगा, दूसरा तुम्हें सत्ता और सम्मान देगा, लेकिन तीसरा खजाना तुम्हें ऐसी समृद्धि देगा जो बांटने से कम नहीं होगी। महात्मा जी, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। पहला खजाना तुम्हें बहुत मूल्यवान लगेगा, दूसरा तुम्हें बहुत शक्तिशाली महसूस कराएगा, लेकिन तीसरे खजाने के सामने तुम्हें समझ आएगा कि असली समृद्धि केवल अपने लिए जमा करने में नहीं है। हमें क्या करना होगा? तुम तीनों घर से निकलो और यात्रा शुरू करो। रास्ते में जो अवसर मिले उन्हें समझदारी से स्वीकार करना, लेकिन याद रखना, पहले 2 खजाने हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। और तीसरा खजाना जितना लोगों के साथ बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इतना कहकर सन्यासी सो गया। अगली सुबह जब तीनों भाई उठे तो सन्यासी यात्रा के लिए निकल चुका था।
तीनों भाइयों ने उसकी बात पर विचार किया और अंत में तय किया कि वे अवसर की तलाश में सूर्यपुर से बाहर जाएंगे। अगली सुबह तीनों भाइयों ने सूर्यपुर से निकल पड़े। कई दिनों तक वे अलग अलग रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते रहे। दिन में यात्रा करते और रात को किसी सुरक्षित स्थान पर आराम करते। एक शाम देव ने कहा, हम काफी दूर आ गए हैं। अब हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर कोई अवसर मिले तो उसका उपयोग कैसे करेंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सन्यासी ने कहा था कि रास्ते में आने वाले अवसर ही हमारी परीक्षा होंगे। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ धन खोजने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शायद इस यात्रा से हमें कुछ ऐसा भी मिलेगा जो हमारी सोच बदल देगा। तुम हमेशा अलग तरह से सोचते हो सूरज, लेकिन जो भी मिले हमें उसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। तीनों भाई आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल के पास पहुंचे। जंगल में चलते समय सूरज की नजर जमीन पर पड़ी। कुछ पुराने पत्थर की सीढ़ियों पर गई। भैया, यहाँ कुछ छिपा हुआ लगता है। ये सीढ़ियाँ जमीन के नीचे जा रही हैं। हो सकता है यहाँ कोई पुरानी जगह हो, लेकिन हमें सावधानी से देखना चाहिए। चलो पहले आसपास देख लेते हैं। अगर रास्ता सुरक्षित है तो नीचे चलते हैं। तीनों भाइयों ने सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू किया। नीचे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर 3 अलग अलग निशान बने हुए थे। इन निशानों का कोई अर्थ जरूर होगा। शायद इन्हें सही क्रम में समझना होगा। तीनों निशानों को ध्यान से देखो। शायद ये किसी दिशा का क्रम का संकेत है। अगर हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो इसे समझ सकते हैं। तीनों भाइयों ने मिलकर निशानों को समझा और पत्थरों की सही स्थान पर रखा। कुछ ही क्षण बाद दरवाजा खुल गया। अंदर सोने के सिक्के, चांदी और रत्न रखे हुए थे। तीनों भाई कुछ देर तक उस खजाने को देखते रहे। इतना धन! अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। यही पन्ना खजाना होना चाहिए। लेकिन बाबा की बात याद रखो। उन्होंने कहा था कि पहला खजाना हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तलाश अभी पूरी नहीं हुई। तुम दोनों इस धन का उपयोग करो। मैं आगे जाकर देखना चाहता हूँ कि मेरा खजाना कहाँ है। क्या तुम अकेले आगे जाना चाहते हो? अभी नहीं, पहले हम तीनों साथ चलेंगे। जब रास्ते अलग होंगे तभी अलग होंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। देव ने सोने का अपना हिस्सा लिया और धर्मपाल ने भी कुछ धन सुरक्षित रखा। सूरज ने कुछ भी नहीं लिया। तीनों भाई खजाने से बाहर निकले और आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक बड़ा रास्ता मिला, जहां से एक मार्ग पश्चिम की ओर, दूसरा उत्तर की ओर जा रहा था। देव को व्यापार के लिए एक बड़े शहर की जानकारी मिली। धर्मपाल और सूरज को उत्तर दिशा में एक बड़ी राज्य की जानकारी मिली। मैं इस धन से व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शहर में मुझे इसका अच्छा उपयोग करने का मौका मिल सकता है। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता था, लेकिन उत्तर दिशा में जो राज्य है वहां भी हमारे लिए कोई अवसर हो सकता है। तुम दोनों पहले वहां जाओ। मैं धर्मपाल भैया के साथ राज्य तक चलूंगा। उसके बाद मैं आगे अपनी तलाश जारी रखूंगा। तो अब हम कुछ समय के लिए अलग हो रहे हैं, लेकिन याद रखना, चाहे हम कितना भी दूर चले जाएं, हम तीनों भाई हैं। हम समय समय पर एक दूसरे की खबर लेते रहेंगे और जब हमारी तलाश पूरी होगी तो हम फिर एक जगह जरूर मिलेंगे। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद देव पश्चिम की ओर चला गया, जबकि धर्मपाल और सूरज उत्तर की ओर साथ आगे बढ़े। इस तरह पहली बार तीनों भाई अलग अलग रास्तों पर चले गए। देव कई दिनों की यात्रा के बाद एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर में व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानें थी।
देव ने अपने पास मौजूद सोने का कुछ हिस्सा बेचकर एक छोटी दुकान शुरू की। शुरुआत में उसका व्यापार अच्छा चला। एक दिन एक अनुभवी व्यापारी उसकी दुकान पर आया। देव जी, आपका काम देखकर लगता है कि आप मेहनती हैं। अगर आप मेरे साथ साझेदारी कर लें तो आपका व्यापार तेजी से बढ़ सकता है। साझेदारी में फायदा हो सकता है, लेकिन मैं हर बात साफ हिसाब के साथ करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाजार को अच्छी तरह समझता हूँ। आपका धन और मेरा अनुभव मिल जाए तो दोनों को फायदा होगा। देव ने कुछ समय सोचने के बाद साझेदारी स्वीकार कर ली। शुरुआत में व्यापार बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे बाजार में बदलाव आया। कई सौदों में नुकसान हुआ और देव की पूंजी कम होने लगी। मुझे लगता है कि हमें अब बड़े सौदे करने से बचना चाहिए। अगर अभी पीछे हट गए तो पहले का नुकसान भी पूरा नहीं होगा। हमें एक आखिरी बड़ा निवेश करना चाहिए। मैं जोखिम नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन बिना जोखिम के व्यापार नहीं बनता। देव ने आखिरकार एक बड़ा निवेश किया। बाजार उसके अनुमान के अनुसार नहीं चला और उसका अधिकांश धन चला गया। देव को उस समय सिद्ध सन्यासी की बात याद आई। पहला खजाना हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। बाबा ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। मैंने धन को संभालने के बजाय उसे अपनी सुरक्षा समझ लिया। उधर धर्मपाल और सूरज उत्तर दिशा में यात्रा करते हुए एक बड़े राज्य में पहुंचे। राज्य के पुराने राजा का निधन हो चुका था और उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। राज्य में शासन चलाने के लिए मंत्री और सेनापति मिलकर व्यवस्था संभाल रहे थे। राज्य के मंत्री ने योग्य व्यक्ति की तलाश के लिए एक परीक्षा रखने का निर्णय लिया। राज्य को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो केवल सिंहासन की इच्छा न रखता हो, बल्कि जनता की जिम्मेदारी समझता हो। इसीलिए जो भी योग्य व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होगा, उसे राजा बनने का अवसर दिया जाएगा। धर्मपाल ने यह बात सुनी। अगर आप मुझे अवसर दे तो मैं परीक्षा में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं राजा बनने के लिए नहीं, सही निर्णय लेने के लिए परीक्षा दूंगा। तुम्हारी बात में गंभीरता है। कल से परीक्षा शुरू होगी। भैया, मुझे लगता है कि आपका दूसरा खजाना हो सकता है ये, लेकिन इसे पाने से ज्यादा जरूरी इसे सही तरीके से संभालना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिली तो उसे अपने लाभ के लिए नहीं, लोगों के इस्तेमाल में करूं। अगले दिन धर्मपाल की परीक्षा शुरू हुई। उसे राज्य के किसानों, व्यापारियों और आम लोगों की समस्याओं के बारे में सवाल पूछे गए। एक मामले में दो किसानों के बीच पानी बांटने को लेकर विवाद था। अगर पानी सीमित हो और दोनों किसानों की फसल को उसकी जरूरत हो, तो तुम क्या फैसला करोगे? पहले यह देखना होगा कि किस खेत की फसल किस अवस्था में है और उपलब्ध पानी कितना है। केवल बराबर मात्रा बांट देना न्याय नहीं होगा। सही फैसला वह होगा जिसमें उपलब्ध पानी का सबसे उचित उपयोग हो और किसी किसान के साथ पक्षपात न हो। मंत्री धर्मपाल के उत्तर से प्रभावित हुआ। दूसरी परीक्षा में उसे राज्य के खर्च और गरीब परिवारों की सहायता के बारे में निर्णय लेना था। धर्मपाल ने समझदारी से सभी पक्षों को ध्यान में रखकर उत्तर दिए। कई दिनों की परीक्षा के बाद मंत्री और सेनापति ने उसे योग्य माना। धर्मपाल, तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और न्यायप्रियता को देखते हुए राज्य तुम्हें अपना राजा स्वीकार करता है। महाराज, राज्य के सैनिक आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। अगर मुझे यह जिम्मेदारी मिली है तो मेरी पहली जिम्मेदारी जनता होगी। किसान और गरीब सुरक्षित रहेंगे तभी राज्य वास्तव में समृद्ध होगा। धर्मपाल ने किसानों के कर कम किए, पानी की व्यवस्था सुधारी और गरीब परिवारों के लिए अनाज भंडार की व्यवस्था शुरू करवाई। कुछ समय तक सूरज भी उसके साथ राज्य में रहा। एक दिन सूरज ने धर्मपाल से कहा, भैया, मुझे अब आगे जाना होगा।
मुझे लगता है कि मेरा तीसरा खजाना अभी कहीं और मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन सावधानी रखना और जहां भी रहो मेहनत और समझदारी को अपना साथी बनाना। आप भी अपना ख्याल रखना। जब मेरी तलाश पूरी होगी तो मैं आपको जरूर ढूंढूंगा। इसके बाद सूरज राज्य से अकेला निकल पड़ा। धर्मपाल अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालता रहा। कई दिनों की अकेली यात्रा के बाद सूरज एक वीरान बस्ती में पहुंचा। बस्ती का नाम था अमरवन। वहां पुराने घर, सूखे खेत, टूटा हुआ कुआं और मिट्टी से भरे पुराने जलमार्ग दिखाई दे रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति वहां रहता था। बेटा, तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ बाबा, यह जगह इतनी शांत और खाली क्यों है? कभी अमर वन में बहुत लोग रहते थे। यहाँ खेत अच्छे थे और पानी की व्यवस्था भी थी, लेकिन वर्षों पहले जल मार्ग बंद हो गया और पानी की कमी के कारण लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए। क्या पुराने जलमार्ग को फिर से खोला जा सकता है? मेहनत की जाए तो शायद खोला जा सकता है। पहाड़ी से आने वाली पानी कभी इन खेतों तक पहुंचता था, लेकिन अब रास्ता मिट्टी और पत्थरों से भर गया है। तो शायद मेरा खजाना यही है। अगर इस जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया जा सके तो सिर्फ मेरी नहीं, कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अगली सुबह सूरज पुराने जलमार्ग की सफाई करने लगा। कुछ समय बाद गौरी वहां आई। वह अमरवन के पुराने किसान परिवार से थी और उसे पुराने जलमार्ग की जानकारी थी। तुम कई दिनों से इस रास्ते पर काम कर रहे हो। क्या तुम अमरवन को फिर से बसाना चाहते हो? हाँ, लेकिन मुझे पुराने जलमार्ग की दिशा नहीं पता। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। मेरे परिवार के बुजुर्गों ने मुझे इसके बारे में बताया था। जलमार्ग पहाड़ी के पीछे से घूमकर खेतों तक आता था। अगर तुम रास्ता दिखा दो तो हम काम सही जगह से शुरू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम दोनों के काम करने से पूरा काम नहीं बदलेगा। हमें बाकी लोगों की भी मदद चाहिए। हमें उन्हें भी साथ लाना होगा। तुम सही कह रही हो। अगर यह गांव फिर से बसाना है तो इसमें हर व्यक्ति की मेहनत शामिल होनी चाहिए। सूरज और गौरी ने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की। किसान हरिया, किसान गोपाल और गांव की महिला कमला उनके साथ आए। अगर सच में पानी वापस आ सकता है तो मैं भी काम करूंगा। मैंने अपनी जमीन कई सालों से खाली पड़ी देखी है। मैं भी मदद करूंगा, लेकिन पानी आने के बाद उसे सभी खेतों तक बराबर तरीके से पहुंचाना जरूरी होगा। गांव की महिलाएं भी काम में पीछे नहीं रहेगी। हम बीज तैयार करने में, अनाज रखने में और घरों की व्यवस्था संभालने में मदद कर सकती है। यही तो हमें चाहिए। अमरवन किसी एक व्यक्ति का गांव नहीं होगा। यहाँ जो मेहनत करेगा उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सभी लोगों ने मिलकर पुराने जलमार्ग की सफाई शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद रास्ते से मिट्टी और पत्थर हटाए गए। एक सुबह पहाड़ी से पानी बहता हुआ पुराने जलमार्ग में आने लगा। देखो, पानी आ गया। इतने वर्षों के बाद हमारे खेतों में पानी पहुंच रही है। अब हमें खेत तैयार करने होंगे। सिर्फ पानी आने से काम पूरा नहीं होगा। सही कहा। हमें पानी की निकासी भी बनानी होगी ताकि ज्यादा बारिश होने पर खेत खराब ना हो सके। और फसल का कुछ हिस्सा गांव के भंडार में भी रखा जाएगा। पूरा अनाज तुरंत बेच देना समझदारी नहीं होगी। अमरवन के लोगों ने खेत तैयार किए और बीज बोए। कुछ सप्ताह बाद खेतों में हरियाली दिखाई देने लगी। सूरज और गौरी रोज खेतों और जलमार्ग की व्यवस्था देखते। एक दिन तेज बारिश हुई। कुछ खेतों में पानी भरने लगा। सूरज, अगर पानी ऐसे ही जमा रहा तो फसल खराब हो सकती है। हमें अभी पानी निकालने का रास्ता बनाना होगा। मैंने कुछ जगहें देखी है जहाँ से पानी बाहर निकाला जा सकता है। अगर हम वहाँ छोटी छोटी नालियाँ बना दे तो खेतों में पानी नहीं रुकेगा।
हम अभी काम शुरू करते हैं। गांव के लोगों ने मिलकर नालियां बनाई। कुछ समय बाद पानी खेतों से बाहर निकल गया। पहली फसल में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन बाकी फसल अच्छी रही। फसल काटने के बाद सूरज ने गांव के लोगों को बुलाया। इस बार जो अनाज पैदा हुआ है उसका एक हिस्सा घरों के लिए होगा, एक हिस्सा बाजार में बेचा जाएगा और एक हिस्सा गांव के भंडार में जाएगा। इससे जरूरत के समय किसी परिवार को बाहर से महंगा अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा और अगली फसल के लिए कुछ बीज भी सुरक्षित रखे जाएंगे। अब हमें समझ आ रहा है कि गांव सिर्फ खेती से नहीं, सही व्यवस्था से समृद्ध होता है। समय के साथ अमरवन में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जिन परिवारों ने कभी इस बस्ती को छोड़ दिया था, उनमें से कुछ परिवार वापस लौटने लगे। सूरज और गौरी भी अमरवन में साथ काम करते करते एक दूसरे को समझने लगे। एक शाम दोनों खेत के पास बैठे थे। जब तुम यहाँ आए थे तब अमरवन लगभग खाली था। आज देखो खेतों में फसल है और घरों में फिर से चूल्हे जल रहे हैं। मैं अकेला यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हारी जानकारी और गांव के लोगों की मेहनत के बिना यह संभव नहीं होता। तुमने हमें एक बात समझाई कि अगर लोग मिलकर काम करें तो उजड़ी हुई जगह भी फिर से बच सकती है। और मैंने तुमसे सीखा कि सही दिशा की जानकारी भी मेहनत जितनी जरूरी होती है। कुछ समय बाद सूरज और गौरी ने विवाह करने का फैसला किया। उनका विवाह अमरवन के लोगों की उपस्थिति में हुआ। विवाह के बाद भी दोनों ने गांव के काम को जारी रखा। अमरवन धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र की समृद्ध बस्ती बनने लगा। उधर देव का बड़ा व्यापार समाप्त हो चुका था। उसके पास अब पहले जितना धन नहीं था, लेकिन इस नुकसान ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसने दोबारा छोटा व्यापार शुरू किया और इस बार उसने बिना समझे किसी बड़े सौदे में पैसा लगाने से बचने का फैसला किया। पहले मैं सोचता था कि ज्यादा पैसा ही बड़ी सफलता है। अब समझ आया कि सही निर्णय और धैर्य उससे ज्यादा जरूरी है। कुछ समय बाद देव को धर्मपाल की खबर मिली कि उसका राज्य भी बदलती परिस्थितियों से गुजर रहा है। धर्मपाल ने अपने राज्य में किसानों और गरीबों के लिए कई अच्छे फैसले किए थे, लेकिन समय के साथ राज्य की परिस्थितियां बदलने लगी। कुछ प्रभावशाली लोग चाहते थे कि राज्य का धन केवल बड़े व्यापार और राजमहल की सुविधाओं पर खर्च हो। सेनापति ने धर्मपाल को इसकी जानकारी दी। महाराज, कुछ लोग चाहते हैं कि किसानों और गरीबों के लिए होने वाला खर्च कम कर दिया जाए। अगर किसान कमजोर हो गए तो राज्य की नींव कमजोर हो जाएगी। मैं जनता की जरूरतों को नजरअंदाज करके केवल महल को मजबूत नहीं कर सकता। महाराज, आपके इस निर्णय से कुछ लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं। अगर सही फैसला लेने की कीमत सिंहासन छोड़ना है तो मैं वह कीमत स्वीकार करूंगा। समय के साथ धर्मपाल को राजपाट छोड़ना पड़ा। वह राज्य से बाहर निकल गया। 5 वर्ष बीत चुके थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से संपर्क किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अमरवन पहुँचे। धर्मपाल, क्या यही वह अमरवन है इसके बारे में सूरज ने हमें बताया था? हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जगह इतनी बदल जाएगी। तभी सूरज ने दूर से दोनों भाइयों को देखा और उनकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, आप दोनों यहाँ आ गए। सूरज, आज मुझे समझ आया कि तुमने पहला खजाना क्यों नहीं लिया था। तुम्हारे पास सोना नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान चीजें हैं। मेरे पास कभी राज्य था और देव के पास सोना था। दोनों चीजें हमारे पास नहीं रही, लेकिन तुम्हारी मेहनत से अमरवन हर साल बढ़ता गया। मैंने अकेले कुछ नहीं किया। गौरी, गांव के लोग और तुम दोनों की सीख मेरे साथ रही। अमरवन की असली ताकत यही है कि यहाँ किसी
एक व्यक्ति की मेहनत को पूरी सफलता नहीं माना जाता। सबकी मेहनत मिलती है तो गांव आगे बढ़ता है। अब मुझे पहले खजाने का अर्थ समझ आ रहा है। सोना हमें अवसर दे सकता है, लेकिन अगर समझदारी से इस्तेमाल न किया जाए तो वह भी खत्म हो सकता है। दूसरा खजाना सत्ता था। मैंने सोचा था कि राजा बनने से मेरी शक्ति हमेशा रहेगी, लेकिन सिंहासन भी स्थायी नहीं था। और तीसरा खजाना जमीन, मेहनत, ज्ञान और लोगों का विश्वास था। जब हमने इसे बांटा तो यह कम होने के बजाय बढ़ता गया। मैं अमर वन में व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा व्यापार करूंगा जिसमें किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिले। मैं गांव के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। मैंने राजपाट में जो सीखा है उसे अब लोगों के काम में लगाना चाहता हूं। और मैं खेती और पानी की व्यवस्था को और बेहतर करूंगा। मैं गांव की महिलाओं को बीज सुरक्षित रखने, अनाज भंडारण और छोटे घरेलू कामों के बारे में सिखाऊंगी। तभी उन्हें वही वृद्ध सन्यासी दिखाई दिया जिससे 5 वर्ष पहले उनकी यात्रा शुरू हुई थी। महात्मा जी, आप वापस आ गए। हाँ बेटा, 5 वर्ष पहले मैंने तुम्हें 3 खजानों की बात बताई थी। आज मैं देखना चाहता था कि तुम उन खजानों से क्या सीखे। बाबा, मेरा खजाना खत्म हो गया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि धन को संभालने के साथ साथ उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। मेरा सिंहासन भी चला गया, लेकिन जनता के लिए किए गए अच्छे कर्म आज भी मेरे साथ हैं। और मुझे तीसरा खजाना अमर वन में मिला, लेकिन अब समझ आया कि वह सिर्फ जमीन नहीं थी। वह जमीन, मेहनत, ज्ञान, सहयोग और लोगों का विश्वास था। तुमने सही समझा। तीसरा खजाना तुम्हारे सामने था, लेकिन उसे खजाना बनाने का काम तुम्हारी सोच ने किया। बाबा, क्या यही कारण था कि आपने कहा था कि तीसरा खजाना बांटने से बढ़ेगा? हाँ, धन बांटने से घट सकता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेहनत का तरीका दूसरों को सिखाओ तो उत्पादन बढ़ता है, विश्वास दो तो सहयोग बढ़ता है, और जब लोग मिलकर काम करते हैं तो एक छोटा गांव भी बड़ी समृद्धि बन सकता है। अब हमें समझ आया कि पहले 2 खजानों की परीक्षा हमारी इच्छा की थी और तीसरे खजाने की परीक्षा हमारी सोच की। बिल्कुल। पहला खजाना यह देखता है कि धन मिलने पर तुम क्या करते हो। दूसरा यह देखता है कि शक्ति मिलने पर तुम कैसे निर्णय लेते हो। तीसरा यह देखता है कि तुम्हारे पास जो क्षमता है तुम उसे केवल अपने लिए रखते हो या दूसरों के साथ बांटते हो। अगली सुबह तीनों भाइयों ने अमरवन में हमेशा के लिए साथ रहने का निर्णय किया। एक दिन देव अपने भाइयों के साथ खेत के किनारे खड़ा था। हम तीनों घर से 3 खजानों की तलाश में निकले थे। तब हमें लगता था कि खजाना मतलब ऐसी चीज जो हमें अमीर बना दे। आज समझ आया कि अमीर होना और समृद्ध होना अलग बातें हैं। जिसके पास बहुत धन हो लेकिन लोगों का विश्वास न हो, वह वास्तव में समृद्ध नहीं। और जिसके पास कम धन हो लेकिन ज्ञान, परिवार और लोगों का साथ हो, वह बहुत कुछ बना सकता है। अमरवन हमें हर दिन यही सिखाता है कि किसी एक व्यक्ति की सफलता तब ज्यादा मूल्यवान होती है जब उसमें कई लोगों का जीवन बेहतर हो, और जब तक हम इसे दूसरों के साथ बांटते रहेंगे यह बढ़ता रहेगा। कुछ दूरी पर सिद्ध सन्यासी खड़ा होकर तीनों भाइयों को देख रहा था। तीनों भाई उसकी ओर बढ़े। अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। लेकिन बाबा, हमने तो सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाया है। नहीं देव, तुमने धन खोकर समझदारी पाई, धर्मपाल ने सत्ता खोकर सेवा का अर्थ समझा, और सूरज ने बिना सोने का ऐसा खजाना बनाया जो लगातार बढ़ता रहा। यही तुम्हारी यात्रा की सफलता है। तो क्या अमरवन ही तीसरा खजाना था? अमरवन उसका एक हिस्सा था। असली खजाना तुम्हारी सोच थी।
जमीन को मेहनत से उपजाऊ बनाना, ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, परिवार को साथ रखना और लोगों का विश्वास जीतना, यही वह खजाना है जिसे कोई समय तुमसे आसानी से छीन नहीं सकता। अब मैं समझ गया हूं कि तीसरा खजाना किसी संदूक में बंद नहीं था, उसे हमें अपने कर्मों से बनाना था। और याद रखना, असली समृद्धि वह नहीं जो इंसान को दूसरों से बड़ा बना दे, असली समृद्धि वह है जो इंसान के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। तीनों कुछ देर तक शांत खड़े रहे। फिर देव ने मुस्कुराकर अपने भाइयों की ओर देखा। पहला खजाना मिला और चला गया, दूसरा खजाना भी हमें मिला और चला गया, लेकिन तीसरा खजाना आज भी हमारे साथ है। सबसे बड़ा खजाना है मेहनत, दान, परिवार, लोगों का विश्वास और ऐसी समृद्धि जिसे दूसरों के साथ बांटने से वह और बढ़ती जाए। और यही तीन भाइयों के तीन खजानों की कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। धन और सत्ता समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन मेहनत, ज्ञान, परिवार और लोगों का विश्वास ऐसी संपत्ति है जिसे जितना बांटा जाए उतना ही वह बढ़ती जाती है।